सबसे पहले मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एक दो महत्वपूर्ण चीजों पर और देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे। था एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आ सकता है और इसी से बहुत छोटे छोटे प्रश्न 2 नंबर में भी आपके बन सकते हैं। तो एक 2 नंबर का भी प्रश्न यहां से बन सकता है, 4 नंबर का भी बन सकता है। और यहीं से मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं, जैसे सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक के आवर्तकाल का जो आपका सूत्र है वो है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। ये फार्मूला है आपके इसके आवर्तकाल का, T बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। अब अगर आप यहां देखें तो यहां से देखिए इसमें T बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। अब T जो है वो आवर्तकाल है, ठीक है। T क्या है? आवर्तकाल या दोलनकाल, जो भी आप कहना चाहें, पेंडुलम का आवर्तकाल है ना। ये ऐसा होता है ना व्यवस्था, देखिए ये एक दृढ़ आधार रहता है, इससे गोलक लटका होता है ना, इसको गोलक बोलते हैं। और ये आपका इस पे यहां से लेकर यहां तक जो इसकी प्रभावकारी लंबाई कहलाती है, बिल्कुल ये इसके गुरुत्व केंद्र तक, तो ये इसकी प्रभावकारी लंबाई एल। गोलक के द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं। तो जो आवर्तकाल होता है मतलब एक दोलन में लगा समय, जैसे ये एक बार ये यहाँ ऐसे पूरा अगर एक दोलन कर लेता है तो हम कहते हैं इसके एक दोलन में लगे समय को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। इससे मैं आपको पेंडुलम के नियम सिखाता हूं और यहां से बहुत सारी और चीजें बताऊंगा। जैसे पहला आपका है कि T समानुपाती रूट एल। T समानुपाती रूट एल, ये पहला नियम हो गया आपका। मतलब ये है कि लंबाई बढ़ी आवर्तकाल बढ़ेगा, बस इतना ही लिखना एग्जाम में। लंबाई बढ़ी, किसकी लंबाई बढ़ी? कौन सी लंबाई बढ़ी? अब प्रभावकारी लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा। क्लियर है? अब यहां पर हम देखते हैं तो प्रभावकारी लंबाई के बढ़ने से क्या बढ़ा? आवर्तकाल T बढ़ा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि कोई कारण ऐसा होता है जिससे प्रभावकारी लंबाई बढ़ जाती है। जैसे कहां पर ऐसा हो सकता है ये बताता हूं मैं। देखिए आप गर्मियों के दिनों की बात करें तो गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों के अंदर जो पेंडुलम वाली घड़ियां होती है, पेंडुलम वाली घड़ियां, उनमें क्या होता है, जिन घड़ियों में पेंडुलम लगा होता है, जैसे घड़ी है, अब इसके नीचे यहां पर एक पेंडुलम लगा है, तो पेंडुलम वाली घड़ियों में क्या होता है कि पेंडुलम वाली घड़ियों में गर्मी के दिनों में क्या होता है, गर्मी के कारण उसमें प्रसार होता है। क्या होता है? प्रसार होता है। अब गर्मी के कारण जब उसमें प्रसार होगा तो क्या चीज बढ़ेगी? एल बढ़ेगा। तो गर्मियों में पेंडुलम वाली घड़ियों में क्या होता है? प्रसार होता है उसके पेंडुलम में। तो यहां से क्या बढ़ेगा? एल बढ़ेगा। एल बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? देखिए प्रभावकारी लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, तो टी बढ़ेगा। और जब आवर्तकाल बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि आवर्तकाल बढ़ गया, मतलब उसको क्या है, एक दोलन में ज्यादा टाइम लगने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो घड़ी क्या हो गई? सुस्त हो गई। तो आवर्तकाल बढ़ा मतलब घड़ी क्या हो गई? सुस्त हो गई। आप ध्यान रखिएगा, जो है वो गर्मियों के दिनों में सुस्त क्यों हो जाती है, ये भी एक छोटा प्रश्न 2 नंबर में आ सकता है। तो ये एक नियम में भी आ रहा है और एक यहां भी आ रहा है। अब देखिए इसी से एक दूसरा प्रश्न और बन सकता है कि एक लड़की झूला झूल रही है ना। जैसे एक लड़की है, वो यहाँ इस जगह झूला झूल रही है। अब एकाएक झूलते झूलते वो खड़ी हो गई, ऐसे आ गई। तो एक चीज घट गई उसमें, वो घटी उसकी प्रभावकारी लंबाई, एल घट गई। जब एल घटेगा तो आपको पता है कि जब एल घटेगा, तो देखिए ये नियम कि एल बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, एल घटेगा तो टी घटेगा। टी घटेगा मतलब आवर्तकाल घटेगा, तो झूले की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी, गति बढ़ जाएगी। टाइम घट गया ना,
एक दोलन का टाइम घट गया तो गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहां क्या हुआ, एक दोलन का टाइम बढ़ गया, इसलिए पेंडुलम वाली घड़ी क्या हो गई, सुस्त हो गई। तो सुस्त कब होगी, जब आवर्तकाल बढ़ेगा। फास्ट कब होगी, जब आवर्तकाल घटेगा। और ये दोनों बातें किस पर डिपेंड कर रही है, एल पर। तो ये है हमारी प्रभावकारी लंबाई। तो प्रभावकारी लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, प्रभावकारी लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल घटेगा। तो ये दो प्रश्न आप बहुत ध्यान रखिएगा। एक तो लड़की जो झूला झूल रही है, लड़का झूला झूल रहा है, कोई भी झूला झूल रहा है, वो झूलते झूलते खड़ा हो जाए, झूले में खड़ा हो जाए। तो झूले में खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, झूले की गति बढ़ेगी क्योंकि आवर्तकाल घटेगा। क्योंकि खड़ा होने पर एक चीज कम हो जाएगी, वो है प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई मतलब ये आप जो आपका गुरुत्व केंद्र यहां से लेकर जहां तक ये धागा बंधा हुआ है, यहां तक की लंबाई। तो जहां तक वो रस्सी बंधी ऊपर उस पर दृढ़ आधार पे, वहां से लेकर वो जो लड़की बैठी है झूले पर, वहां अब वो खड़ी हो गई तो वो प्रभावकारी लंबाई शिफ्ट हो गई किधर, ऊपर की तरफ थोड़ा सा, मतलब कम हो गई। कम हो गई तो टी घटेगा, और टी घटेगा तो उसकी गति क्या हो जाएगी। तो 2 नंबर के दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी ये जो प्रश्न चर्चा चल रही है 4 अंक का है। आगे बढ़े, दूसरी बात। अब सेकंड बात, यहां आपको दिख रहा है कि टी समानुपाती है 1/√g के। इससे फिर दो बातें आ रही है। मतलब ये हुआ कि अगर जी घटेगा तो टी बढ़ेगा। अब इससे भी बहुत सारी बातें बताता हूं मैं आपको। देखिए वो भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, हटा दू ये। चलिए ये दो मैं हटा रहा हूं, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप अपनी क्वेश्चन बैंक में या बुक में जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, और अब आपको मेरी ये बात चूंकि मैंने बताई तो आपको बहुत अच्छे से उसमें समझ में आएगा। अब जैसे यहां पर देखिए, ये देखिए टी समानुपाती, आप समझ रहे हो, ये जो सूत्र है टी बराबर 2π√L/g। पहली बात मैंने क्या की, 2π कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है तो टी किसके समानुपाती हुआ, √L के दिए। पहला नियम तो ये बताया मैंने। दूसरा नियम आपको क्या बताया कि टी समानुपाती, अब एल तो हट गया, अब क्या बचा, 1/√g। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, टी समानुपाती 1/√g। अब ये बटा में है, नीचे है, ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब ये बताना आपको कि ये घटा तो ये बढ़ेगा, तो इसका क्या, कहीं आप बता सकते हैं इसके एग्जाम्पल को, है ना। नियम में तो बस इतना लिख देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन उसको ये बताना है तो चलो बताएंगे। जी जहां घटेगा, अब देखिए पृथ्वी से आप ऊपर चले जाओ, पहाड़ पर चले जाओ, है ना, पृथ्वी से आप गहराई पर चले जाओ। अब जब आप पहाड़ और गहराई पर जाते हैं तो जी घटता है। ये एक और आपका जी का गुरुत्वीय त्वरण का एक ऑब्जेक्टिव और हो गया। ये ऑब्जेक्टिव हो गया आपका कि पहाड़ों पर और गहराई पर जी का मान क्या होता है, घटता है। अब जी घटा तो जी घटेगा तो टी बढ़ेगा। अब टी बढ़ गया, टी बढ़ गया मतलब क्या हुआ, आवर्तकाल बढ़ भी बढ़ेगा। टी जब भी बढ़ेगा, आपकी जो घड़ी है पेंडुलम वाली, आपकी जो घड़ी है वो, आपकी जो घड़ी रहेगी पहाड़ों पर आप ले जाएंगे तो आपकी घड़ी क्या होगी, आपकी घड़ी सुस्त पड़ेगी। अब इस बार इसका घड़ी के सुस्त पड़ने का कारण क्या है, क्योंकि जी का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो जी घटा मतलब जी कम हुआ तो टी बढ़ गया, और टी बढ़ गया मतलब घड़ी सुस्त हो गई। तो आप कह रहे हैं कि पृथ्वी से गहराई पर जाए चाहे पृथ्वी से ऊंचाई पर जाए, आपका जी जो है वो घटेगा, और जी घटेगा तो टी बढ़ेगा, और टी बढ़ेगा तो अगर आप घड़ी को आप पहाड़ पर ले जाएंगे तो वो क्या होगी, सुस्त पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते। अब ऐसा कोई एग्जाम्पल भी आप पूछना चाहेंगे कि जहां पर घड़ी तेजी से चलने लगे, तो वो भी मैं बता देता हूं। जैसे ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर जो होता है वो जी का मान अधिकतम होता है, मैक्सिमम। पृथ्वी की सतह पर ध्रुवों पर अधिकतम होता है जी का मान। अब जी ज्यादा हुआ तो टी क्या हो जाएगा, मतलब ये अधिकतम हुआ। ये एक और ऑब्जेक्टिव हो गया कि ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। अब जी का मान ज्यादा हुआ तो टी का मान कम हो गया। तो ध्रुवों पर अगर आप ये घड़ी ले जाएंगे तो वो तेज चलेगी, घड़ी आपकी क्या होगी, तेज चलेगी। अब आप ये कह सकते हैं कि साहब हम जो, ऐसा कभी होता है क्या कि जहां पर वो अगर पेंडुलम होए तो वो दोलन ही नहीं करे। देखिए वो बताता हूं कहां कहां, और उसके भी ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। ये जी से ही रिलेटेड है इसलिए यही बता रहा हूं कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0,
उपग्रह के अंदर भी भारहीनता की स्थिति होती है। उपग्रह के अंदर अगर पेंडुलम स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा हो तब भी वहां यही होता है, पेंडुलम का फ्री फॉल हो रहा हो, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा हो, ऐसे उसको लेके छोड़ दिया आपने। अब इन तीन स्थितियों के अंदर जो है आपका जी खत्म, और जी का मान जैसे ही जीरो होगा तो टी का मान हो जाएगा अनंत। तो टी का मान देखिए 1/0 मतलब अनंत। अब टी का मान अनंत हुआ मतलब ये दोलन नहीं करेगा, दोलन काल अनंत हो गया मतलब दोलन नहीं करेगा। तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए या उपग्रह के अंदर इसका जो दोलन काल है वो अनंत हो जाएगा, तो ये दोलन नहीं करेगा। तो ये आपका कुछ और दो नंबर के बहुत छोटे छोटे प्रश्न हुए जो यहां से मैंने आपको जोड़कर बनाए, और साथ में एक एक अंक के ऑब्जेक्टिव भी आपके प्रिपेयर हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीसरी बात कि टी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देखिए यहां सूत्र में कहीं भी एम नहीं लिखा है, यहां पर कहीं भी एम नहीं लिखा है। एम नहीं है मतलब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां आप वजन बढ़ा भी देंगे, जैसे एक गोलक लिया आपने, प्रभावकारी लंबाई आपने फिक्स कर दी, किसी एक जगह पर आप उसको दोलन करा रहे हैं, अगर वो 1 किलो का है तब भी आवर्तकाल वही है, 2 किलो का हुआ तब भी आवर्तकाल वही रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर आपसे पेंडुलम के नियम पूछते हैं, तो सरल लोलक के नियम पूछते हैं, तो आप ये नियम लिखेंगे। और सरल लोलक है क्या तो आप बता दीजिएगा कि एक दृढ़ आधार से अगर हम किसी धागे को बांध दें और उस पर किसी गोलक को लटका दें, तो वो जो पूरी एक व्यवस्था बनती है जो स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सकती है, उसको हम कहते हैं सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम की व्यवस्था। तो ये आपका हो जाएगा सरल लोलक। अब इसमें आपने नियम भी पढ़ लिए, आपने बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लिए, और साथ में 2 अंक के प्रश्न भी इससे रिलेटेड आपने किए हैं। तो ये आपका एक बहुत महत्व तैयार हो जाता है। अब यहां पर एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पेंडुलम है वो भी आपका ये सरल लोलक की गति हुई है ना। अब आप देख रहे हैं कि ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का इस तरीके से कम ज्यादा होना इसके अंदर चलता रहता है ना। तो जिस तरह से ऊर्जा संरक्षण के नियम के कॉन्सेप्ट पर यह भी काम करता है पेंडुलम, ठीक वैसे ही है जैसे बर्नौली प्रमेय, ये भी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। आपकी व्यतिकरण की घटना, ये भी ऊर्जा संरक्षण। तो आपके कोर्स में एक रॉकेट नोदन है जो संवेग संरक्षण पर आधारित है, तो रॉकेट नोदन हो जाएगा संवेग संरक्षण पर आधारित। और आपका जैसे बंदूक की गोली जो है वो पीछे जो झटका लगता है वो भी संवेग संरक्षण हो जाएगा। इस तरह के जो या नाव से आप कूदते हैं तो आप नाव अंदर की ओर जाती है, आप पीछे की ओर कूदते हैं, तो ये सब संवेग संरक्षण के हो गए। न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेटेड जो भी बातें होगी वो संवेग संरक्षण से संबंधित होगी। परंतु आप 3 बातें याद रखिएगा आपके आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो व्यतिकरण की घटना, एक आपका पेंडुलम की गति, और एक आपका बर्नौली प्रमेय। तो यहां आप याद रखिएगा कि ये यहां आपको ऊर्जा संरक्षण की बात करना है। और बाकी जहां न्यूटन थर्ड लॉ आपको लगता हो कि न्यूटन का तीसरा नियम कहीं आपको लगते हुए दिखे, तो फिर आप समझ जाइएगा कि वहां संवेग संरक्षण की बात हो रही है। ये मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको बता दिया ताकि आपके सिलेबस से कोई ऑब्जेक्टिव इस तरह का आता है संवेग संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण का, तो वो गलत नहीं हो। जैसे रॉकेट नोदन, तो रॉकेट नोदन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव है रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण पर आधारित रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि रॉकेट से तीव्र वेग से गैसें बाहर की ओर नीचे से निकलती है, और रॉकेट पर एक प्रणोद बल ऊपर लगता है जिससे रॉकेट कहां जाता है, ऊपर की ओर जाता है। तो ये आपका संवेग संरक्षण का हो गया। लेकिन व्यतिकरण की घटना में क्या होता है, व्यतिकरण की घटना में क्या होता है, घटती है और किसी जगह पर बढ़ती है। तो ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताता हूं कि तरंगे जो होती है वो अपने साथ किसको लेकर जाती है, ऊर्जा को लेकर जाती है। याद रखिए तरंग अपने साथ किसको लेकर जाती है, ऊर्जा को लेकर जाती है। तो तरंग अपने साथ ले जाएगी ऊर्जा को, और कुछ और इसी तरह की बातें करना है। लेकिन उसके पहले बच्चों को बहुत जो जहां डिफिकल्टी आती है वो चीज मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूंगा। थोड़ा सा एक देख लीजिएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव है जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता
ये एक बात बता रहा हूं, देखिए मैं सब एक साथ लिख देता हूं ताकि तीनों चारों। दूसरा है गुरुत्वीय विभव, ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय विभव। तीसरा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ये कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है वो बता रहा हूं आपको एग्जाम में, और आप एक जरा सी ट्रिक बताऊंगा उससे आप सब कर लेंगे। और चौथा हो जाएगा आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक जिसको आप कैपिटल जी बोलते हैं। इसको ध्यान रखिए, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल जी। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए आप थोड़े से एक जरा सी ट्रिक बताता हूं कि आप इसको गुरुत्वीय त्वरण के रूप में समझिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ये आप मतलब इसमें आपका एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अदरवाइज ये इसको आप केवल मैं एसआई मात्रक और विमीय सूत्र की दृष्टि से बात बता रहा हूं। तो आपका गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, कैसा लग रहा है, लगातार आ रही है स्ट्रीमिंग या कोई प्रॉब्लम है? जरा सा चैट बॉक्स में लिख दीजिए, कोई भी एक चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज, जल्दी से ओके लिख दीजिए। ओके गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता की बात हो रही, तो मैंने कहा कि आप गुरुत्वीय त्वरण पर बात कीजिएगा। गुरुत्वीय त्वरण आप जानते हैं कि G इजिकल टू होता है GM अपान R स्क्वायर। तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा, ये G ऐसा होता है, G इजिकल टू GM अपान R स्क्वायर, है ना। G बराबर ये ऐसा होता है ना, G बराबर GM बटे R स्क्वायर। ऐसा ऐसा अभी यहाँ देखिए, फिर से देख लीजिए, यहाँ लिख लेता हूं, G बराबर GM बटे R स्क्वायर होता है। तो ये जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये होती E बराबर GM बटे स्मॉल R स्क्वायर। और चूंकि ये GM बटे R स्क्वायर है, तो ये आपकी वही है जो आपकी ये वाले गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक होता है, वही इसका भी मात्रक होता है। तो इसके मात्रक को हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये याद रखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में आप लिखेंगे। अब गुरुत्वीय विभव, तो गुरुत्वीय विभव के लिए आप ध्यान रखिएगा, मैं इसका फार्मूला दे देता हूं, ये यहीं से इसको आप बना लीजिएगा। देखिए माइनस GM बटे R, ये आपका गुरुत्वीय विभव हो गया। तो माइनस GM बटे R, और इसका जो मात्रा होगा वो होगा जूल प्रति किग्रा। अभी मैं इसको एक बार और निकालना भी सिखाऊंगा। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा शब्द पढ़ लिया ना, तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो ये तो बहुत आसान हो गया कि साहब इसके पीछे ऊर्जा लिखा था, तो हमने अपना काम कर लिया, जूल। ऊर्जा का मात्रा क्या है, जूल। तो ये एग्जाम में आता है तो हमारे हो गया गुरुत्वीय ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा का मात्रा जूल होता है। तो ये हम पकड़ लेंगे। अब आप कहेंगे सर इससे ये कैसे पकड़ेंगे, तो इसका फार्मूला बताता हूं, देखिए तब आपको पकड़ना जाएगा। इसका फार्मूला है माइनस GMM बटे R, ये वाला। अब आप ध्यान से देखना, GMM बटे R का, अगर इसमें एक M का भाग लगा दें, देखिए यहां में एक M का भाग लगा दूं, तो ये बन जाएगा माइनस GM बटे R। तो एक छोटे M का भाग लगा दूं, तो जूल में M का भाग लगेगा, तो ये बन जाएगा जूल प्रति किग्रा। हो जाएगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं ऐसा, जूल प्रति किग्रा। देखिए ध्यान से, ये जूल है, ये GMM बटे R है, ठीक है। अब इसमें M का भाग लगा दूं, तो M से M कट जाएगा, और सूत्र क्या बन जाएगा, जूल प्रति किग्रा। तो आप एक बात याद रखिएगा कि आपको पहले गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र एक बार में याद कर लेना है, ठीक है। वो क्या है, GMM बटे, मतलब आपको ये वाला याद करना है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले इसको याद करना है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल आपको याद रहेगा, माइनस GMM अपान R। अब एक M कम कर देना और यहां पहुंच जाना, तो ये हो जाएगा जूल प्रति किग्रा हो जाएगा इसका मात्रक, और एक ये हो जाएगा माइनस GM बटे R, मतलब एक M छोटा वाला M कम हो गया, ठीक है। अब एक R और बढ़ा देना यहाँ पे, तो ये आपकी तीव्रता का बन जाएगा, और तीव्रता का वही रखना जो गुरुत्वीय त्वरण का है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको तो मैं आपको सलाह दूंगा पूरा ही याद करिए, 6.67 10 टू द पावर माइनस 11। और आपको पता है कि ये जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, F इजिकल टू ये होता है GMM बटे R स्क्वायर या D स्क्वायर, जो भी आप लिखना चाहें। तो यहां से अगर आप G निकालते हैं तो ये सूत्र बनता है FR स्क्वायर बटे MM,
तो इसका फार्मूला होता है FR² बटे MM, और ये प्लस का होता है। क्या होता है? प्लस का होता है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए FR² बटे MM में क्या होगा, तो F का क्या हो गया, न्यूटन, R² मतलब मीटर स्क्वायर, और M इंटू M स्क्वायर। तो ये मेरा ये सलाह है कि 1 नंबर पे इसको करिए, 2 पर इसको करिए, 3 पर इसको करिए और 4 नंबर पर इसको करिए। 4 राशि आप याद रखिएगा, और आप मुझे भी एग्जाम में याद रखेंगे कि सर ने बताई थी और इनमें से कुछ चीजें आई है, क्योंकि ये हर साल आती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, और इसमें चूंकि ऑब्जेक्टिव ज्यादा आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत काम करेगा। एक कुछ मान आपको मैं बता देता हूं जो गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड आपको एग्जाम में प्रिपेयर करके रखना है। जैसे कि आप पलायन वेग, क्या होता है पलायन वेग, बताइए पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग एक ऐसा न्यूनतम वेग है जिससे आप किसी वस्तु को अगर फेंक दें, जैसे पृथ्वी तल से उठा के आपने एक पत्थर फेंक दिया, अभी पृथ्वी पर खड़ा आपने जोर से एक पत्थर फेंक दिया, अगर आपका वो फेंका हुआ पत्थर जो आपने जोर से फेंका है, अगर आपने 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंक दिया, बहुत मुश्किल है इतनी स्पीड लाना, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से हमारे बस की तो बात नहीं है ना। अभी आप कहेंगे सर वो हमें क्षमता नहीं है, क्या कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ये हमें पता है। लेकिन फिर भी हम में इतनी क्षमता नहीं है, मतलब हम में इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दें, या हम में इतनी कार्य करने की दर भी नहीं, मतलब शक्ति भी नहीं है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दें। लेकिन अगर आप उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंक पाए तो वो पृथ्वी तल से पलायन कर जाएगा, वो दोबारा लौट कर पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है वो आपका कौन सा वेग है, पलायन वेग है। तो उसको हम कहेंगे पलायन वेग। पलायन कर गया, चला गया, पलायन कर जाते हैं ना, चले गए, किसी को कहीं पर काम मजदूरी रोजगार नहीं मिलता तो क्या होता है, तो वहां से पलायन कर जाते हैं, मतलब दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी को अगर मान लीजिए 11 क्षेत्र में नहीं आएगा, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से परे हो जाएगा, तो अभी ऐसे ही है ना, कुछ पृथ्वी पर जो कक्षीय चाल होती है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये दो मान ऐसे हैं जो एग्जाम में बड़े परेशान करते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में आ जाते हैं, तो ये बड़े परेशान करते हैं। अच्छा, पलायन वेग से रिलेटेड एक बात और बता देता हूँ। अगर आप ये पृथ्वी पर है पलायन वेग का मान, अगर आपसे पूछ ले चंद्रमा पर पलायन वेग, चंद्रमा पर पलायन वेग, तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। अभी इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा पर पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड ही, पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब यहीं से जवाब बनेगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। क्योंकि देखिए जो गैसें होती है ना, गैसें, सांस लेने के लिए जो गैस चाहिए वायुमंडल में, और अन्य गैसों की जो उपस्थिति चाहिए, जो गैसें जीवन के लिए जरूरी है, वो जो गैसें होती है उनका जो माध्य तापीय वेग होता है, वो माध्य तापीय वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा होता है। अब चंद्रमा पर पलायन वेग कितना है, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, और गैसों का माध्य तापीय वेग क्या है, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा है, लगभग 6 के आसपास। तो क्या होगा, वो गैसें चंद्रमा से क्या कर जाएगी, पलायन, गैसें चंद्रमा पर ठहर ही नहीं पाती, ठहर ही नहीं पाती। लेकिन वही गैसें जब पृथ्वी पर कैप्चर होती है तो कैप्चर हो जाती, पिंजरे में जैसे बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है, 11.2 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और गैसों का माध्य तापीय वेग तो कम है, तो गैसें वहीं ठहर जाएगी, बेचारी जा ही नहीं पाएगी, और नहीं जा पाएगी तो हमारे लिए जीवन संभव हो जाएगा। अब चंद्रमा पर जीवन संभव क्यों नहीं है, तो अब आंकड़े याद रहेंगे, 11.2 पृथ्वी पर, चंद्रमा पर 2.4, और गैसों का माध्य तापीय वेग इनके बीच में, इसलिए गैसें चंद्रमा पर नहीं रुक पाती, पृथ्वी पर उनको रुकना पड़ता है। तो ये आपको वो कारण भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर वो पलायन वेग 2, तो जो जितनी भी वायु में मिश्रित गैसें हैं वो वहां ठहर नहीं पाती है। तो ये वाली वैल्यूज भी आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला सब चीजें याद रहेगी। तो मैं थोड़ा सा और आगे आपको लेकर चलता हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ये वाले वैल्यूज तो आप बिल्कुल पक्के पक्के कर लीजिएगा, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। और पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण है जी का मान, अच्छा गुरुत्वीय त्वरण एक्चुअली होता क्या है, अभी कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, खत्म, स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं। गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसे स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं।
अभी आपको एक बड़ी मजेदार बात मैंने वैसे तो बताई थी और मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि साहब ये स्मॉल जी है और ये कैपिटल जी है, इन दोनों में दो अंतर बता दो आप। मैंने पहले भी बताया स्मॉल जी मतलब ये आपकी कौन सी राशि है, गुरुत्वीय त्वरण है ये, तो ये कौन सी राशि हो गई, सदिश। और ये कैपिटल जी कौन सी राशि हो गई आपकी, अदिश। तो ये सदिश और ये अदिश, एक अंतर तो ये हो गया। अब दूसरा अंतर आप इसमें बता सकते हैं कि इसका जो मात्रक, अगर आपको मात्रक याद हो, क्योंकि इसका मात्रक याद करना चाहिए, है ना, इसकी वैल्यू सहित इसका मात्रक याद करना चाहिए। तो लेकिन अगर फिर भी अब नहीं कर पाए तो क्या कर सकते हैं, है ना, तब मैं कोई दूसरा अंतर आपको बता दूंगा कि इसका मान नियत होता है सभी जगह, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान नियत रहेगा। और यहां लिख दीजिएगा इसका मान नियत नहीं रहता है, अलग अलग जगह अलग अलग होता है। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कोई और अच्छा अंतर भी मिल जाए, तो आप बता सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी छोड़ो, चलो इसका और एक बता देता हूं। इसका मात्रक लिख दीजिए आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण है ना, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। अब इसकी वैल्यू अगर आपको याद है तो ये हो जाता है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, है ना, और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। अब यहां बताया थोड़ी देर पहले ये मात्रक मैंने, तो इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसका मात्रक ये है। अगर आप वैल्यू सहित लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात, तो दो अंतर हो जाएंगे। अभी दो ही अंतर तो लिखना है, लिखना तो लिख दीजिएगा, ठीक है। और चार लिखना हो तो बोल दीजिएगा कि इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रहता है, इसका मान सभी स्थानों पर एक जैसा रहता है ना। तो ये आपका कैपिटल जी और स्मॉल जी, तो गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कुछ परिभाषाएं तो ऐसी है आपके कोर्स में जिनको मतलब अगर अपन बात करें कि एग्जाम में आ रही है तो आप घबरा जाते हैं, उसको देख के मुझे समझ में नहीं आता कि उसमें ऐसा क्या है। जैसे अभी हाल मैंने बताया आपको गुरुत्वीय त्वरण, मैं आपको कुछ ऐसी परिभाषाएं बताता हूँ जो फ्री फालतू के नंबर आपको दिलाएगी परीक्षा। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, है ना। चलिए परिभाषा खत्म कर दी मैंने, गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण। अब मैं आगे नहीं लिख रहा हूं, चलिए हो गया है। अब आप कहेंगे सर और है क्या ऐसी परिभाषा, बिल्कुल है। जैसे मान लीजिए आपने कहा एकांक सदिश, एकांक सदिश नाम से पता चला, एक जिस सदिश का परिमाण एक होता है, इकाई होता है, एकांक होता है, एकांक होता है, एकांक मतलब एक। एक परिभाषा है शून्य सदिश, अब यहां पता चला शून्य, क्या लिखोगे, जिस सदिश का परिमाण शून्य होता है। अब ये क्या याद करना है क्या, तो गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा, क्या सरल प्रश्न है। आप देखिए, स्थिति या आकृति के कारण ऊर्जा, ये परिभाषाएं अगर एग्जाम में आ जाती तो क्या इसमें आपको प्रिपेयर करना है क्या। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व के कारण त्वरण। एकांक सदिश, जिस सदिश का परिमाण इकाई हो। शून्य सदिश, जिस सदिश का परिमाण शून्य हो। गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में स्थिति या आकृति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक बात और मजेदार बात हुई कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के फार्मूला पूछ लिए। अब गतिज ऊर्जा मतलब हाफ mv स्क्वायर, ये आपका गतिज ऊर्जा हो गई और ये आपकी स्थितिज ऊर्जा हो गई, के ये गतिज हो गई, और पी ये स्थितिज हो गई, mgh ये स्थितिज हो गई। तो जो गति के कारण ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे, जो स्थिति के कारण ऊर्जा है उसे स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। इनके फार्मूला लिख दीजिए। अब ऊर्जा का मात्रक जूल है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। गतिज ऊर्जा का जूल, स्थितिज ऊर्जा का जूल, भाई ऊर्जा लगा है ना आगे, तो स्थितिज ऊर्जा का भी जूल, गतिज ऊर्जा का भी जूल, ऊर्जा का भी जूल है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति। क्लियर है। कार्य क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। बल लगाया तो वस्तु विस्थापित हो गई तो कहेंगे कार्य हुआ है, बल की दिशा में विस्थापन। ओके, तो बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन क्या हो गया, कार्य हो गया। तो ये
बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, एग्जाम में कोई बहुत आकाश सिंपल चीजें आपके साथ में पूछी जाएगी और बहुत सरल सरल बातें आपके साथ की जाएगी। तो आगे बढ़े, थोड़ा सा और कुछ चीजें बता देता हूं मैं। कुछ स्पेशल डिमांड हो तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, कोई खास बात पूछना चाहे तो वो बता दूंगा। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें आपको खास तौर पे पूछना है तो वो पूछ लीजिए। मैं आपका कमेंट बॉक्स देख लेता हूं, अगर किसी को कोई खास बात पूछना हो तो तरंग द्वारा ऊर्जा का संचरण होता है, ठीक है, ये तो बात हो ही गई थी। आवृत्ति जो है वो होती है 1/, आवर्तकाल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार एग्जाम में आ गया था कि आवृत्ति गुणित आवर्तकाल बराबर, बच्चे छोड़िए आए, अरे तो 1 हो जाएगा ना भाई, क्रॉस गुणा कर दो। और इसमें जब आप रिलेशन करने जाते हैं तो इसकी परिभाषा के साथ रिलेशन होता है। आवृत्ति 1 सेकंड में किए गए दोलन या कंपन, बस ये आपकी खत्म हो गई आवृत्ति। और आवर्तकाल तो यहां से उठाओ, यहां से उल्टा इस जगह से उठाओ आंसर, 1 दोलन में लगा समय, ये हो गया। देखिए आवृत्ति 1 सेकंड में किए गए दोलन और आवर्तकाल 1 दोलन में लगा समय। अब आवर्तकाल की जो परिभाषा मैंने अभी आपको लिखी है वही से शुरू कर देना। 1 दोलन में लगा समय क्या है, 1 दोलन में लगा समय क्या है, क्या कहलाता है 1 दोलन में लगा समय? आवर्तकाल, है ना। तो 1 दोलन में कितना समय लगा, मान लीजिए अब आवर्तकाल को आप टी से व्यक्त करते हैं और आवृत्ति को आप न्यू से व्यक्त करते हैं, तो 1 दोलन में कितना समय लगेगा, टी तो लगेगा। तो बस यहीं से आप शुरुआत कर दीजिएगा अपने आंसर की। कैसे करेंगे कि टी सेकंड में होते हैं 1 दोलन, 1-2 लाइन खत्म। चूंकि टी सेकंड में होते हैं बराबर 1 दोलन, इसलिए 1 सेकंड में होगा बराबर 1/t दोलन, और 1/t दोलन होगा मतलब न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/t, क्योंकि 1 सेकंड में होगा कितने दोलन हो रहे हैं, 1 सेकंड में जो दोलन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो आपका ये वाला 1 सेकंड में जो होगा वो आवृत्ति हो जाएगा और ये 1/, आवर्तकाल। तो आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल आप यहां से भी प्रूव कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आपका अच्छा प्रश्न निपट जाएगा। फिर 2 और बातें ऐसी बताता हूं मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे द्रव चालित लिफ्ट। अभी पास्कल का नियम क्या है, पास्कल का नियम ये कहता है कि द्रवों में दाब समान रूप से संचरित होता है। तो द्रवों में जब, बस इतना ही लिख दीजिएगा तो भी काम हो जाएगा, द्रवों में दाब समान रूप से संचरित होता है। तो जैसे मान लीजिए कहीं कोई द्रव है और आपने उस पर प्रेशर अप्लाई किया तो वो सभी जगह एक जैसा जाएगा। तो द्रवों में जब दाब समान रूप से संचरित होता है तो इस पर आधारित है द्रव चालित लिफ्ट, जिसमें एक जगह हम प्रेशर करते हैं और वहां से कोई कार वार या कोई भारी वस्तु को उधर से उठाते हैं, तो द्रव चालित लिफ्ट हो गया। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी पास्कल के नियम पर बेस्ड है। तो ये आपके दोनों लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये भी पास्कल के नियम पर बेस्ड है। तो याद रखिएगा पास्कल के नियम पर आधारित है द्रव चालित लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, आपका द्रव चालित ब्रेक वगैरह। मतलब हाइड्रोलिक शब्द आ जाए तो आप समझ जाना पास्कल का नियम यहाँ पर बात की जा रही है। फिर और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पानी और कांच के बीच जो संपर्क कोण होता है, तो पानी और कांच के बीच जो संपर्क कोण होता है, क्योंकि पानी कांच को भिगो देता है, तो अगर वो भिगो रहा है मतलब संपर्क कोण न्यून कोण है, मतलब 0 डिग्री आप उसको बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करूंगा मैं आपके साथ में। थोड़ा सा पहले एक आध चीज और मैं बता देता हूं आपको। यस, हाँ, ओके, एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट वाली बात बताता हूं, देन आफ्टर फिर और कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि यहां से भी अब आपके साथ में
देखिए, जैसे अगर दूरियों की बात करें तो दूरियों पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो मैं दूरियों पर लेकर आता हूं आपको। जैसे मान लीजिए, और इसको क्रम से बताता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। जैसे आपका हो गया एक शब्द है माइक्रोन। छोटी दूरियां, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, बहुत छोटी दूरियों की, जैसे जिसको आप माइक्रोस्कोप वगैरह से देखते हैं या उससे भी छोटी, तो माइक्रोन जो है वो 10⁻⁻⁶ मीटर है। फिर नैनो, नैनोमीटर, नैनो मतलब 9, 10⁻⁻⁹ मीटर। छोटी दूरियां है ये, इसलिए माइनस लगाइएगा पावर में। फिर एंगस्ट्रॉम, इसके लिए ए के ऊपर 0 लिखते हैं ऐसे, एंगस्ट्रॉम डिग्री, तो 10⁻⁻10 मीटर, -15 मीटर। ये 4 मान आप याद रख लीजिएगा, क्रम भी याद रख लीजिएगा, है ना। MNAF, है ना। मना मत करना, नहीं तो फेल हो जाओगे। MNAF, MNA मना मत करना, वरना क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो MNAF याद रख लीजिए। देखिए MNAF, अब क्रम याद करना है आपको, 6, 9, 10, 15, और सबके आगे क्या लगाना है, माइनस। तो आप किसी भी टेक्निक से इनको याद रख लीजिए, तो क्रम आप कभी नहीं भूलेंगे, तो आप फिर हमेशा एक जैसा करेंगे। और अगर आप बड़ी दूरियों में जाए तो 2 दूरियां आप हमेशा याद रखिएगा बड़ी दूरियों में। एक होती है प्रकाश वर्ष। अब ये कई बार वर्ष लिखा रहता है तो समय का मात्रक समझते हैं, तो ये एक्चुअली क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। प्लस है, बड़ी दूरियां है, यहाँ प्लस है, ध्यान रखिएगा बड़ी दूरियों में। और ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, चली गई दूरी। एक और बड़ी दूरी का मात्रक होता है पारसेक। तो ये पारसेक बड़ी दूरियों का मात्रक है, इसमें 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, मतलब ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ी है। एक खगोलीय मात्रक भी होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो इन दोनों के बीच में मतलब वो प्रकाश वर्ष से थोड़ी छोटी होती है, मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, तो वो खगोलीय मात्रक हो जाता है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत जो डिस्टेंस है वो आपकी बन जाती है। तो ये आपकी दूरियों के मात्रक है, खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमी। तो ये सब आपकी बड़ी दूरियां हो गई, ये सब आपकी छोटी दूरियां हो गई। तो पेंडुलम का जो सेकेंडरी पेंडुलम होता है ना, सेकेंडरी लोलक, उसका आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड। तो ये तो सबको याद रहता है कि सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड रहता है। तो उसकी लंबाई कितनी रहती है, तो सेंटीमीटर या 1 मीटर के आसपास उसकी लंबाई होती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहेगा कि उसकी लंबाई जो है कितनी होती है, 1 मीटर के आसपास उसकी लंबाई होती है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका रहेगा। तो इस तरीके से दूरियों से रिलेटेड भी चीजें आपको करना चाहिए। फिर साथ में बहते हुए द्रव, एक 2 उपकरणों पर आधारित ऑब्जेक्टिव आपको बताता हूं। जैसे कहीं पर कोई द्रव बह रहा है और आपको बहते हुए द्रव का वेग निकालना है, तो बहते हुए द्रव का जो वेग निकालेंगे, 2 उपकरण पे बात कर रहा हूं। एक बहते हुए द्रव का वेग, जैसे आप कहीं ये द्रव बह रहा है और आपको इसका वेग निकालना है, तो बहते हुए द्रव का जब आप वेग निकालेंगे तो वो निकालेंगे वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर। और कहीं पर अगर ये आपका दाब निकालना हो, ये बहते द्रव का वेग, और कहीं अगर आपको द्रव का दाब निकालना हो तो फिर मैनोमीटर से। जैसे किसी बर्तन में अगर आपको प्रेशर नापना हो तो आप मैनोमीटर से नापेंगे। तो 2 ये मीटर शब्द जो है इन 2 के पीछे लगता है, और ये 2 उपकरण है, इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फिर एक एटॉमिक मास यूनिट पर भी एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, तो 1.6 इंटू 10⁸ AMU, ये भी आप याद कर लीजिएगा, 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ये भी एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे एक जड़त्व आघूर्ण है। क्या होता है जड़त्व आघूर्ण, क्या होता है जड़त्व आघूर्ण? अभी जैसे एक वस्तु है, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व वो गुण है जिसमें वस्तु अपनी गति स्थिति की अवस्था में
परिवर्तन उसके द्रव्यमान के कारण हो रहा है। तो वैसा ही जो महत्व रेखिक गति में द्रव्यमान का है, वही महत्व घूर्णी गति में जड़त्वाघूर्ण का है। तो ये जो जड़त्वाघूर्ण होता है, आई से व्यक्त करते हैं, ये होता है सिग्मा mr स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक होता है, m का किग्रा होता है और r दूरी है तो किग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किग्राम मीटर स्क्वायर आप याद करके जाइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है। फिर साथ में आपका एक महत्वपूर्ण और बड़ी मजेदार बात बता दूं, चलिए अभी तो आपको एक खास बात बता दूं, मतलब ढेर सबका मालिक एक बता देता हूं। चलो देखिए, दाब क्या होता है? दाब बल बटे क्षेत्रफल, बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। अब द्रवों का दाब हो तो आप उसके लिए एक शब्द और यूज करते हैं, पास्कल, है ना? ये दाब का मात्रक पास्कल है, लेकिन न्यूटन मीटर स्क्वायर दाब के लिए। अब प्रतिबल का भी वही है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, तो वो प्रतिबल, तो प्रतिबल का मात्रक भी वही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रत्यास्थता गुणांक, देखिए अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आप। अब प्रत्यास्थता गुणांक में कौन कौन है? एक तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, एक आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, एक दृढ़ता गुणांक। तो जितने भी प्रकार के, तीनों प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक, इन सब का भी मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। तो जब भी आप याद रखते हैं तो आप ये बात याद रखिएगा कि जो मात्रक दाब का है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, वही प्रतिबल का है और वही सारे प्रत्यास्थता गुणांक का है। यंग मापांक का भी वही है, या यंग प्रत्यास्थता गुणांक का भी वही है ना? जिसके भी पीछे प्रत्यास्थता गुणांक या गुणांक लग जाए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक को यंग मापांक भी बोल देते हैं। तो वो उन सबका जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन पर मीटर। तो ये आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो ये आप एक बहुत छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे और भी हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए आपसे और कोई डेफिनेशन, जैसे स्प्रिंग नियतांक है, तो स्प्रिंग नियतांक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है।